नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पंचायती राज वाला जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें से ग्राम सभा वाले टॉपिक को हम लोगों ने पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ग्राम पंचायत स्टार्ट कर रहा हूं। तो ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, पहले हम लोग ग्राम पंचायत की पूरी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद फिर जनपद पंचायत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर जिला पंचायत पढ़ेंगे। पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी कुछ दिनों से जो पंचायती राज की वीडियो सीरीज़ है वो नहीं आ रही थी, तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि पंचायती राज की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। देखिए, आजीविका मैं जो पढ़ा रहा हूँ रोज़ शाम को 7 बजे जिसकी वीडियो आती है, तो उसके लिए आप सब जानते हैं कि कोई ऑथेंटिक सोर्स उपलब्ध नहीं है। मैं कई बार आप लोग को बता भी चुका हूँ उसके लिए। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है। एक एक क्लास को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी समय उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट विजिट करने पड़ते हैं और उन सब चीज़ों से जगह से निकाल के जो है उसको एक नोट्स बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको पढ़ाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है। अब मैं अगर अपनी मेहनत को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, एक पंचायती राज पढ़ाऊँगा, फिर शाम को और वीडियो आएगी, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग का ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो शाम को जो क्लास आ रही है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से उसमें इफिशियंसी मेरा किसी भी तरीके से कम ना हो और ऐसी चीज़ें आपको पहले प्रोवाइड हो सके जो मार्केट में जो सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए आप लोग को भटकना पड़ेगा, वो चीज़ें आप लोग को पहले मिल सके। इसलिए मैं इस वीडियो सीरीज़ को थोड़ा सा ब्रेक किया था बीच में। लेकिन अब मेरा प्लानिंग है कि सब कुछ सिस्टमेटिक होने के बाद अब जो है हम लोग पंचायती राज की सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को कि इसकी वीडियो रोज आएगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अल्टरनेट डेज में या फिर 1-2 दिन के अंदर इसकी सीरीज आती जाएगी, ताकि धीरे धीरे ये कवर हो सके। कोशिश मेरी ये भी है कि इसको रेगुलर करने का, लेकिन कितना कर पाते हैं कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसको रेगुलर करने का। लेकिन श्योरिटी मैं नहीं दे सकता कि ये रेगुलर आएगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी तरीके से करूंगा कि ये रोज आ सके। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग पंचायती राज भी कवर करेंगे। पंचायती राज में बहुत सारे अपडेट हुए हैं, जैसे कि सरपंच की जो खर्च सीमा रहती है उसको बढ़ाया गया है, आपका जो सैलरी रहती है उसमें इंक्रीज किया गया है। नगरीय निकाय में भी काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट किया गया। पंचायती राज में भी समितियों से संबंधित कुछ संशोधन हुए हैं। तो वो अपडेटेड चीज़ आपको अपडेटेड फॉर्म में मैं अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप लोग को इसको पढ़ने के बाद कोई भी सोर्स रिफर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक में आप लोग देख लीजिए, मैं जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ किसी भी बुक में दिया नहीं होगा। तो इसको पढ़ाने के बाद देखिए, दिया भी होगा तो इतने कठिन शब्दों में है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैं टाइम जरूर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एडीओ के पेपर में आपका समय है, इतना समय है कि आप लोग आराम से, मैं चीज़ों को जिस तरीके से पढ़ाते चल रहा हूं, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का पेपर के पहले कवर हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। मेरा प्लानिंग पूरा उस तक है कि इस तरीके से सिस्टमेटिक अपन अरेंजमेंट करेंगे कि आप लोग का ये भी पंचायती राज भी कवर हो सके। जितने मुझसे हो पाएगी मैं उसको करवाने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट हो जाएगा, ये चिंता मत करिए आप लोग। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सवाल पूछा जा रहा था, तो हमारे चैनल पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कवर करवाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉपिक 1 से लेके आपका राष्ट्रपति वाले से लेके पूरी चीज़ें मैंने है सीक्वेंस वाइज कवर करवाई हैं। आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको और एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत आप रिफर कर सकते हैं। अगर बुक आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एम लक्ष्मीकांत रिकमेंड करता हूं। दृष्टि आईएएस की बुक आती है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ने से पहले एम लक्ष्मीकांत आप लोग डायरेक्ट अगर पढ़ना चालू करेंगे, आप लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को एम लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आने वाला है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। आप वो वीडियो को देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में कवर किया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी भी हम लोग कवर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी भी आप लोग जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने कवर किया है। तो वो सब चीज़ें भी पैरेलली आप लोग पढ़ते चलिए, ताकि आप लोग का तैयारी होते। ऐसा नहीं कि आजीविका और ग्रामीण विकास में ही पूरा समय दे देना है, बाकी चीज़ें भी आने वाली हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी आप लोग साथ में तैयारी धीरे धीरे करते चलिए। आप लोग को आजीविका ग्रामीण विकास को 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो लोग पीछे हैं और जो लोग, बहुत से लोग पीछे हैं, वो कुछ अपडेट्स मैं आगे की वीडियो में करवाता गया हूँ पिछले संबंधित। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ डाउट है, उन लोग का डाउट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। लेकिन वो लोग चूंकि पीछे हैं इसलिए डाउट तुरंत पूछ देते हैं और मैं आगे की वीडियो में उसको कवर करवाया हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मेरे साथ साथ आप लोग चलते रहिए। अगर पीछे हो जाएंगे आप लोग तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपने तैयारी को दुरुस्त करते हुए चलिए, धीरे धीरे करके। बहुत हड़बड़ी मत करिए, पेशेंस के साथ धीरे धीरे करते चलिए। बहुत जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं आप लोग को पंचायती राज में आज ग्राम पंचायत कवर करवाने वाला हूं। मैं आप लोग को इस बात की गारंटी देता हूं कि ग्राम पंचायत मेरे से पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आप लोग का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि मैंने ग्राम सभा पढ़ाया है,
पूरी तरीके से डिटेल में मैंने कवर किया है। आप लोग जाके बना के देखिएगा, आपको पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर MCQ बोलेंगे आप लोग तो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी MCQ अब पहले पढ़ा तो लूँ, उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे संबंधित एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोग को, चार्ट से संबंधित जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आपको याद आप लोग तभी रख पाओगे। देखो एक ही चीज़, बहुत सारी चीज़ कॉमन मैं ग्राम सभा में पढ़ाऊंगा, ग्राम पंचायत में पढ़ाऊंगा, फिर सेम चीज़ें जनपद पंचायत में पढ़ाऊंगा, फिर सेम चीज़ें जिला पंचायत में पढ़ाऊंगा। कुछ डिफरेंस रहता है। तो उन डिफरेंसेस को पकड़ के जो अंतर रहता है उसको आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, उन अंतर को पकड़ के मैंने चार्ट पे डाल दिया है। जो चार्ट आप लोग देखे होंगे, मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था, मैंने टेलीग्राम में भी डाला था। इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड अभी है, बहुत ज़्यादा लोग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना भी कि इतने लोग उसको करेंगे, उसको परचेस करने के बारे में सोचेंगे करके। बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। मैं आप लोग के सपोर्ट के लिए इसीलिए डालते भी रहता हूँ। जो कमेंट रहता है उसको मैं तो नहीं बोलता उनको कमेंट करने के लिए, कमेंट करते हैं जो अच्छे कमेंट्स रहते हैं उनको, अगर अच्छा लगा स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मैं उसको डालते रहता हूं। तो आप लोग देखे होंगे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, उससे बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। बहुत मेहनत करके मैंने उसको प्रिपेयर किया है। अगर आप ये पढ़ने के बाद उस चार्ट को देखेंगे तो आपको उसके बाद फिर एक बार पढ़ने के बाद ये थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चार्ट को आप रिविजन करके जाएंगे, आपका सवाल बन जाएगा, 10 में से 7-8 सवाल बन जाएंगे। तो आप उसको कोशिश कीजिए, उसको उससे तैयारी करने का, रिवीजन करने के लिए बेस्ट है वो चार्ट। अपने दीवार पे, वॉल पे चिपका के रखिए उसको रोज पढ़ते रहिए, आपका याद हो जाएगा और अच्छे से तैयारी हो जाएगा पंचायती राज का, ठीक है। उसमें बहुत मेहनत किया गया आप लोग के लिए, आप लोग का समय बचाने की। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है आप लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और मैं जो फ्री क्लासेस ले रहा हूँ उसका जो मेन मोटिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग की तक भी हम लोग पहुंच सके। अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो लगभग फेयर कंपटीशन होना चाहिए कि सब तक जो है वो शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो कंपटीशन होगा वो इक्वल कंपटीशन होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक भी वो चीज़ें पहुंच सके। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड्स में शेयर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते रहिए, मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट आप लोग को प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आज हम लोग ग्राम पंचायत वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम ग्राम पंचायत है ना, ग्राम सभा हम लोग कवर कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, सब चीज़ का, सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग जाएगा, पहले चैनल को क्लिक करेंगे। बहुत से लोगों को प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक। ग्राम पंचायत स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्राम पंचायत की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। ग्राम सभा देख लेना ना, मैं डाल चुका हूँ उसको। ग्राम पंचायत की परिभाषा देखते हैं। राज्यपाल अधिसूचना जारी कर किसी एक गांव या गांव समूह को ग्राम घोषित करेगा जिसकी अपनी एक ग्राम पंचायत होगी। देखो राज्यपाल अधिसूचना जारी कर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया है इसमें कि अधिसूचना जारी करने का काम कौन करता है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों ही स्तर पर अधिसूचना जारी करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, राज्यपाल अधिसूचना जारी करके किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा। ये मैं ग्राम सभा पढ़ाया था तो बताया था कि ग्राम क्या होता है, गांव या गांव का समूह। ये सब समूह एक ग्राम के अंतर्गत 2, 3, 4 गांव हो सकते हैं। ये सब गांव को मिलाकर क्या करेगा? एक ग्राम बनता है जिसकी अपनी एक ग्राम पंचायत होती है। तो देखो कई सारे ग्राम सब क्या होते हैं? गाँव होते हैं। ये एक गांव है, ये फिर दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, चौथा गांव है, पांचवा गांव है। ये सब गांव मिलके क्या बनते हैं? एक ग्राम घोषित होगा। ये ग्राम कौन बनाएगा? इन सबको मिला के राज्यपाल बनाएगा। अब ये जो ग्राम है तो ये सब गांव की अपनी एक एक क्या होगी? ग्राम सभा होगी। और ये जो ग्राम है इसकी अपनी एक क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। तो हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने ग्राम सभा कंप्लीट कर लिया है। अब आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले? ग्राम की ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को हम लोग आज कवर करेंगे। तो राज्यपाल अधिसूचना जारी कर किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा और जिसकी अपनी एक क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। ठीक है। देखिए पंचायती राज को बहुत आराम से पढ़ते चलना है। जल्दी जल्दी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं इसको। अब देखो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? अब ग्राम पंचायत का गठन तो क्या राज्यपाल अधिसूचना जारी करके ग्राम पंचायत का गठन कर दिया। अब उसमें कम से कम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम कितने वार्ड होंगे? 20। 10 से 20। अभी ACF का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोग देखे होंगे फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें ये वार्डों की संख्या वाला सवाल आया हुआ है। तो कम से कम कितने संख्या होगी? 10 संख्या होगी। वार्डों की संख्या कम से कम 10 होगी, अधिकतम 20 होगी। देखो प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक,
प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होंगे। देखो मिनिमम और मैक्सिमम पहले याद रखना। 1000 की जनसंख्या जैसे ही होगी वहां पर एक ग्राम पंचायत होगी, हर एक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होंगे। मतलब एक एक वार्ड में कितना, देखिए ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है, 1000। अब 1000 की जनसंख्या पर क्या होगी बोला है, 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होंगे। तो 10 वार्ड है, तो 10 वार्ड है मतलब एक की जनसंख्या कितनी है, 100 100 100। इसी तरीके से 10 वार्ड होंगे तो 100 100 100 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी वार्डों की जनसंख्या जो है वो एक समान होनी चाहिए। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वार्डों को कि हर वार्ड की जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। तो हर एक पंच जो है, जो वार्ड से उसको इलेक्टेड किया गया, उसका चुनाव हुआ है, तो हर पंच जो है वो समान जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे। पंच क्या होता है, जो लोग उसको वोट दे के भेजे हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हर पंच जो है वो समान जनसंख्या का रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे। एक पंच की आवाज मतलब 100 लोगों की आवाज, इस तरीके से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होंगे, लेकिन जनसंख्या 1000 से अधिक होने पर मैक्सिमम 20 वार्ड में बांटा जा सकता है। जैसे कि 1000 से अधिक जनसंख्या हो गया, तो अब जैसे कि 1100 जनसंख्या हो गया तो कितना हो जाएंगे, 11 वार्ड हो जाएंगे। 1200 जनसंख्या हो गया तो कितने हो जाएंगे, 12 वार्ड हो जाएंगे। मतलब सबकी जनसंख्या समान होनी चाहिए। उसी तरीके से देखो, जनसंख्या 1000 से अधिक होने पर मैक्सिमम 20 वार्ड में बांटा जा सकता है। मैक्सिमम 20 वार्ड ना, अधिकतम बोला है, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। जनसंख्या जितना रहेगा उतना हिसाब से पूरा सब वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुपात जो है वो सब वार्ड में जनसंख्या का समान होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला है 1000 से अधिक जनसंख्या पर मैक्सिमम 20 वार्ड में बांटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 10 मिनिमम हो सकता है, 20 मैक्सिमम हो सकता है। अब वार्डों का विभाजन कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। कैसे, कि कितने वार्ड होंगे, कितनी कितनी जनसंख्या के कितने वार्ड बनाए जाएंगे, ये सब का डिसाइड कौन करता है, कलेक्टर करेगा। सभी वार्डों की जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए, ये मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। सब पंच जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए समान, एक इक्वल नंबर ऑफ पीपल को। तो वार्डों का विभाजन कलेक्टर करेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और सभी वार्डों की जनसंख्या समान होनी चाहिए, तो ठीक ही है। ग्राम पंचायत का निर्माण, ग्राम पंचायत के निर्माण में हम लोग को ये देखना है कि किन से मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। तो देखो, ग्राम पंचायत का निर्माण जो होता है वो पंच और सरपंच दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। पंच और सरपंच, हर वार्ड से एक एक पंच चुना जाता है जो निर्वाचित होता है। दोनों ही निर्वाचित होते हैं। जो निर्वाचन का मतलब क्या होगा, देखो दो चीज होती है, एक निर्वाचन, एक मनोनीत। एक होता है निर्वाचित, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, तो जिसका चुनाव होता है, जिसके लिए आप वोट डालते हैं। और मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड, उसके लिए वोट नहीं डाला जाता। मनोनीत सदस्य कौन होता है, जैसे कि राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है ना। तो शिक्षा, जो सामाजिक कार्यकर्ता, और भी 2-4 कैटेगरी हैं, इन सब कैटेगरी से, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में चुन चुन के लाया जाता है। मतलब ये शिक्षा के, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो खेल के क्षेत्र में अभी जोड़ा गया है नया, तो खेल के क्षेत्र में वो राज्यसभा, तो खेल को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया। इस तरीके से उनका चुनाव नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो होता है नॉमिनेट। तो यहाँ भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पंच क्या होंगे, निर्वाचित, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, इलेक्टेड होंगे। सरपंच का भी इलेक्शन होता है। तो पंच सदस्यों को, हर वार्ड से पंच सदस्यों का चुनाव होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग, आप लोग को मैं एक चीज रिकमेंड कर रहा हूं कि जो लोग भी, पंचायत की सीरीज आई है, एक वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम पे, आप लोग उसको देख सकते हैं, पंचायत करके। तो उसका 2 सीजन आ चुका है, एक सीजन पहले आ चुका था, एक सीजन अभी आ चुका है। वो सीरीज आप लोग देखिएगा, आप लोग को उससे सीखने के लिए मिलेगा अच्छी अच्छी चीज़ें, जिससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो चीज़ें आप लोग को देखना चाहिए। ऐसी वेब सीरीज़, ऐसे मूवीज़ ऐसे देखा करो जिससे कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ सीख मिले। तो वो सीरीज़ जो है, अभी ग्रामीण विकास आजीविका पढ़ रहे हो आप लोग, पंचायत पढ़ रहे हो, वो सीरीज़ देखिए, आप लोग को कुछ कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं वो लोग जान पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चुनौतियाँ होती हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है वहाँ। वो सब चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग को। तो ये पंच और सरपंच, पंच इलेक्टेड होते हैं। अब पंच जो है वो, देखो वार्ड डिसाइड हो गया, वार्ड से पंचों को चुन लिया गया। अब पंच सब मिलके किसको, अब सरपंच का भी चुनाव होता है। तो ये पंच और सरपंच है ना, अब ये पंच लोग मिलके क्या करते हैं, उप सरपंच का निर्वाचन, उप सरपंच को चुनते हैं, उप सरपंच को। तो इसको मैं बताऊंगा बाद में। तो पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, सरपंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, उप सरपंच का चुनाव
उप सरपंच के लिए आप वोट नहीं डालते। यही पंच लोग सब मिलके क्या करते हैं, उप सरपंच को चुनते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। पब्लिक जाके उप सरपंच के लिए वोट नहीं डालती है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब इसमें अगर आपको पूछेगा कि एक होता है राजनीतिक प्रमुख और एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, तो ये दोनों कौन है, राजनीतिक प्रमुख हुए कि नहीं हुए, पंच और सरपंच क्या हुए, ये पूछता है ना। राजनीतिक प्रमुख, पंच और सरपंच क्या हुए, राजनीतिक प्रमुख हुए। क्यों राजनीतिक प्रमुख क्यों हुए, पॉलिटिक्स, चुनाव लड़के गए हैं ना, तो ये लोग क्या होंगे, राजनीतिक प्रमुख। और प्रशासनिक प्रमुख जिसको कहते हैं प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, सचिव। प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, सचिव। ये चुनाव लड़के गया है क्या, नहीं, सचिव का तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देके जाते हैं लोग। तो ये जो होता है पंच और सरपंच जो है राजनीतिक प्रमुख है, इन लोग का चुनाव होता है वो राजनीतिक प्रमुख, और सचिव जो होगा वो प्रशासनिक प्रमुख होगा, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ग्राम पंचायत का निर्माण तो किन से मिलकर बनता है, पंच और सरपंच, इनसे मिलकर क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंचों से मिलकर बनेगी, ठीक। अब इसी में से पंच और सरपंच, पंच में से अपने बीच से ना उप सरपंच चुनेंगे, तो ये तो एक अलग चीज हो गया। पंच और सरपंच मेन रहते हैं उसमें, उप सरपंच इन लोग बीच से चुनते हैं जो अनुपस्थिति में कार्यवाहियों का संचालन करता है। जो उप सरपंच है वो क्या करता है, तो उप सरपंच जो होता है, उप सरपंच जो होता है वो अनुपस्थिति में कार्यवाहियों का संचालन करता है, उसको बताऊंगा बाद में। तो यदि कोई वार्ड का पंच का निर्वाचन नहीं करता, अब देखो मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले वार्ड में पंचों का निर्वाचन होता है, अब वो सब पंच मिलके क्या करते हैं, उप सरपंच को चुनते हैं। तो पहले वार्ड का पंचों का निर्वाचन होता है, फिर सरपंच का भी निर्वाचन होता है। तो यदि कोई वार्ड पंच का निर्वाचन नहीं करता, मान लो जाए एक वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 में पंच का निर्वाचन नहीं हो पाया किसी कारण से, तब क्या होगा, 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। आज के डेट में निर्वाचन हुआ, निर्वाचन किसी तरीके से असफल हो गया, वहां निर्वाचित नहीं हो पाया पंच, तो फिर से उसके बाद 6 महीने के बाद क्या किया जाएगा, वहां पर चुनाव करवाया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। परंतु आगे की कार्यवाहियां रोकी नहीं जाएगी। अब इन सब से मिलके क्या होता है, पंच, आगे की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी, इसका मतलब पंच मिलके आपस में किसका उप सरपंच का चुनाव करते हैं, सम्मेलन होता है, उसके बाद फिर सब चीज़ें डिसाइड होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सब चीज़ें जो है वो कोई भी कार्यवाही, कोई एक, भाई वार्ड नंबर 2 के पंच का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 10 वार्ड है कोई ग्राम पंचायत में, वार्ड नंबर 2 के पंच का चुनाव नहीं हुआ है, तो सारी कार्यवाहियां 9 वार्ड के पंचों का चुनाव तो हो गया है ना, तो वो 900 वार्ड के पंच सब मिलकर उप सरपंच को चुन लेंगे, ठीक है, सरपंच का भी चुनाव हो जाएगा। इस तरीके से सब कार्यवाहियां चलती रहेगी। वार्ड नंबर 2 के पंच का चुनाव अगर नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, 6 महीने के बाद उसका फिर से चुनाव होगा, ठीक, समझ गए। अब आगे देखते हैं, कोई भी कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी इसके कारण। यदि कोई वार्ड पुनः पंच के निर्वाचन नहीं करता, अब देखो 6 महीने के बाद फिर से चुनाव होगा, अब कोई वार्ड जो है वो फिर से पंच का चुनाव नहीं करता है, निर्वाचित नहीं करता है, वो लोग वोट देने नहीं जाते, या किसी कारणों से अगर उस पंच का निर्वाचन अगले 6 माह के बाद भी नहीं होता, तब फिर क्या किया जाएगा, उसके बाद जब निर्वाचन तब तक नहीं होगा जब तक राज्य निर्वाचन आयोग को यह विश्वास नहीं होता कि वहां फिर से चुनाव करवाना चाहिए। देखो सबसे फिर से बताता हूं, पंच का निर्वाचन करना है, वार्ड नंबर 2 से अगर पंच का निर्वाचन नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद फिर से वहां पर चुनाव होगा। अगर 6 महीने के बाद फिर से चुनाव हुआ और अगर वार्ड पंच का निर्वाचन नहीं होता है, तब क्या होगा, तब तक फिर उसके बाद फिर से 6 महीने में चुनाव होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर एक बार का मौका दिया जाएगा, 6 महीने बाद फिर से चुनाव होगा, लेकिन तब फिर पंच का अगर निर्वाचन नहीं हुआ तब फिर अगली निर्वाचन तब तक नहीं होगी जबकि राज्य निर्वाचन आयोग को यह सियोरिटी न मिल जाए, ठीक है, उसको ऐसा प्रतीत न हो जाए कि यहां पर चुनाव करवाने के लायक है। क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, बहुत खर्चा होता है, तो बार बार आप चुनाव करवा रहे हो, बार बार उसका चुनाव नहीं हो पा रहा है, खर्चा होता है, उससे डिस्टर्ब होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम काज चलते रहता है वो डिस्टर्ब होता है। तो वो राज्य निर्वाचन आयोग पहले सियोरिटी रखेगा कि भाई अब आप लोग इलेक्टेड करोगे कि नहीं पंच को, उसका अगर सियोरिटी हो गया कि नहीं अब जो है ये वार्ड नंबर 2 जो है एक्टिव है, यहाँ पर पंच का निर्वाचन हो जाएगा, तब फिर वो करवाएगा। अब कब करवाएगा नहीं पता, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो है जब तक सियोरिटी नहीं होगा तब तक नहीं करवाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो पंच पद से संबंधित सभी चीजें आप लोग समझ गए, ये चीज आप लोग देखिए। अब ग्राम पंचायत में आरक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में आता है। तो आरक्षण को आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, पहले मैं आपको अच्छे से इसको समझा रहा हूं, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझाना पड़ेगा सब चीजों को। यहां पे देखो पंचों के लिए सबसे पहले देखते हैं पंच पद के लिए आरक्षण, उसके बाद हम लोग आगे सरपंच पद के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पंच पद के लिए देख रहे हैं, जो सबसे निचला पद है। एससी और एसटी के लिए ग्राम पंचायत की उपस्थित जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। देखो सबसे पहले तो आधार को देखो, आधार क्या है आरक्षण देने का, जनसंख्या,
SC ST को आरक्षण मिलेगा, SC ST और OBC इन तीनों को आरक्षण दिया जाता है। तो आधार क्या है? जनसंख्या। तो किसके लिए? ग्राम पंचायत में उपस्थित जनसंख्या के आधार पर इनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि SC के लिए जितने प्रतिशत जनसंख्या SC की है ग्राम पंचायत में, उतना आरक्षण किसको दिया जाएगा? SC को दिया जाएगा। जितने प्रतिशत जनसंख्या ST की है, उतना आरक्षण किसके लिए? उतनी सीट है ना, पद का आरक्षण है ना। जैसे कि मान लो जाए, है ना, पहले इसको समझो, जितने प्रतिशत जनसंख्या SC की है, उतना प्रतिशत सीट SC के लिए आरक्षित। जितने प्रतिशत जनसंख्या ST की है, उतने प्रतिशत सीट ST के लिए आरक्षित होंगे। और अगर SC और ST दोनों को मिलाकर अगर कुल सीट 50% से कम है, ठीक है, SC और ST दोनों को मिलाकर सीट 50% से कम है, 50% है या 50% से कम है, तो OBC के लिए 25% सीट आरक्षित होंगे। और अगर SC और ST दोनों को मिलाकर 50% से अधिक सीट आरक्षित हो गए तो OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं रहेगा। ठीक, अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो जाए 12 पद हैं, मतलब 12 ये जो पंच है ना, तो 12 वार्ड है तो 12 पंच हैं, तो पंच पद का टोटल पद कितना है? 12 है। अब SC की जनसंख्या कितनी है? 3% है। तो जितने प्रतिशत जनसंख्या SC की रहेगी, उतना पद किसके लिए आरक्षित रहेगा? SC के लिए। मतलब SC के लिए कितना पद हो गया आरक्षित? 3 पद हो गया। ST के लिए मान लो जाए 2% जनसंख्या है ST की ग्राम पंचायत में, तो उतना पद, 2 पद किसके लिए आरक्षित हो जाएगा? ST के लिए। SC ST समझते हैं ना, अनुसूचित जाति। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति। तो SC की 3% जनसंख्या है, मतलब 3 पद SC के लिए आरक्षित। ST की 2% जनसंख्या है, मतलब 2 पद ST के लिए आरक्षित। ठीक, अब यहां पर मैं क्या बोला? कुल जनसंख्या जो है SC और ST के कुल पद, इन दोनों को मिला के 50% या 50% से अगर कम है, तब OBC के लिए 25%। तो इन दोनों को जोड़ दो आप, 3 और 2 कितना? 5। मतलब 5 जो पोस्ट है, 12 में से 5 जो है SC और ST के लिए रिजर्व हो गए। 5, 12 का आधा कितना होता है? 6। तो क्या बोला हूं? 50%, या तो 6 या तो 50% से अगर कम सीट ST और SC के लिए आरक्षित हैं, तब इसका 25% जो होगा वो किसके लिए आरक्षित होगा? OBC के लिए आरक्षित होगा, कुल पदों का। तो 12 का 25% कितना होता है? 4, 3, ठीक है, 3 होता है 25% 12 का। तो 5 और 3 8 पद किसके लिए हो गए? SC ST और OBC तीनों मिला के 8 पद आरक्षित हो गए। अब जो बच गया वो पोस्ट किसके लिए रहेगा? 4 पोस्ट बच गया, तो वो 4 पोस्ट रहेगा जनरल के लिए। क्लियर हो गया होगा एकदम आप लोग को। यहां पर आप लोग दोनों पद को काउंट कर लिए। SC की जनसंख्या 3%, तो 3 पद, ST की जनसंख्या 2%, तो 2 पद ST के लिए आरक्षित। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो आया 5। अब 5 को देखिए कि 5 क्या है? 12 पद, अगर ये 6 आ जाता तो भी क्या होता? 25% सीट OBC के लिए आरक्षित होगा। लेकिन अगर ये 7 आ जाता, क्या 7 आ जाता, अगर ये SC और ST के लिए 7 पद आरक्षित हो जाते, तो 50% पद कितना हुआ? 6। तो 50% से ज्यादा पद हो गया 7। तो 50% से ज्यादा अगर हो गया तो OBC को ये जो 25% OBC आरक्षण रहता है, मिल रहा है ना अभी, वो नहीं मिलेगा 7 अगर हो गए तो। लेकिन 6 या 6 से कम अगर हैं, तब क्या मिलेगा? 25% OBC को आरक्षित मिलेगा। मतलब कि 25% सीट, 3 जो है वो 3 पद, 12 का 3, 25% मतलब 3, तो 3 पद जो होंगे वो किसके लिए आरक्षित हो जाएंगे? OBC के लिए। तो टोटल आरक्षण का संख्या कितना हो जाएगा? 8 सीट। इस तरीके से होता है। अगर ये जनसंख्या, ये ST और SC 50% से ज़्यादा हो गया, 50% या 50% से ज़्यादा, तो OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर हो गया, एकदम एग्जाम्पल से। अब मैं 12 वार्ड लिया हूँ, इसको आप 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताएंगे। ठीक, तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, जितने प्रतिशत जनसंख्या ST उतना पद ST के लिए, जितने प्रतिशत SC की जनसंख्या उतना पद SC के लिए। ST SC के कुल पद 50% या कम होने पर OBC के लिए 25% सीट आरक्षित रखे जाएंगे, जो मैं आपको समझा दिया। अब देखो महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण क्या दिया जाएगा? कुल सीटों का 50% महिला आरक्षण। कुल सीटों का 50% मतलब 12 पद हैं, तो 12 का मतलब 6 महिला आरक्षित रहेंगे। 6 सीट किसके लिए रहेंगे? महिला के। देखो, कुल सीटों का 50% महिला, वह आरक्षित सीटों का भी 50% महिला, मतलब जितने भी सीट हैं उसका 50% महिला होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? और भी उसका 50%, जो आरक्षित सीट है, जो रिजर्व्ड सीट है, रिजर्व्ड सीट मतलब जो टोटल रिजर्व्ड सीट है उसके भी आधे महिला होना चाहिए। मतलब जो रिजर्व्ड सीट है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से भी जनसंख्या है, उसमें से भी 50% जो है महिला। तो ध्यान रखना 2 चीज, कुल सीटों का 50, कहीं भी इतना डिटेल नहीं मिलेगा, बता दिया हूं, एक एक वर्ड लिखा हूं। कुल सीटों का 50% महिला,
के लिए आरक्षित और महिलाओं के लिए वह आरक्षित सीट जो रिजर्व सीट है उसका भी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। क्लियर एकदम, महिला आरक्षण हो गया। कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा इसका निर्णय कलेक्टर लॉटरी निकालकर करेगा। अब देखो 12 वार्ड है, 12 पद है, तो 12 वार्ड है टोटल। तो अब 12 वार्ड में कौन सा एसटी के लिए आरक्षित रहेगा, कौन सा एससी के लिए आरक्षित रहेगा, कौन सा महिला के लिए आरक्षित रहेगा, है ना। तो वो सब का निर्णय कौन करेगा, कलेक्टर करेगा लॉटरी निकालकर। लॉटरी किसको बोलते हैं, एक बॉक्स में चिट डाल दिया जाता है, उतने वार्ड रहेंगे उसमें, फिर उसके बाद निकाल के उसको एक कर दिया जाता है कि कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित रहेगा। दो ठो बॉक्स रहता है, एक में वार्ड लिखा रहता है, 2 ठो बॉक्स रहेगा। देखो मैं बताता हूं आपको लॉटरी कैसे निकाला जाता है ये बता रहा हूं, ठीक है। 2 बॉक्स है, एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वार्डों की संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसटी, एससी, महिला मतलब फीमेल, ओबीसी, इस तरीके से इस बॉक्स में है। तो कोई भी एक व्यक्ति जाएगा, यहाँ से एक पर्ची निकालेगा, मान लो जाए यहाँ पर 2 नंबर का वो पर्ची निकला, यहाँ पर क्या निकला, यहाँ से एक बॉक्स, इस बॉक्स से एक पर्ची निकालेगा, यहाँ पर एसटी निकला, तो 2 नंबर का वार्ड किसके लिए आरक्षित हो जाएगा, एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगा। उसी तरीके से फिर गया, निकाला 3 नंबर का वार्ड, 3 नंबर निकला, यहाँ पर से निकला एससी, तो ये 3 नंबर का वार्ड जो है वो एससी के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम से क्या होता है, वार्ड आरक्षित होगा, इसका निर्णय कलेक्टर लॉटरी निकाल कर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक लॉटरी 2 सामान्य निर्वाचन यानी 10 वर्ष के लिए एक बार जो लॉटरी निकाला जाएगा, मान लो जाए इस लॉटरी में निकल गया 2 नंबर वार्ड, एसटी निकल गया यहाँ से, तो एक बार जो लॉटरी निकालेगा वो 10 वर्ष के लिए 2 सामान्य निर्वाचन, एक सामान्य निर्वाचन की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद फिर से निर्वाचन होता है ना, तो 2 सामान्य निर्वाचन के लिए वार्ड नंबर 2 एसटी के लिए रिजर्व हो गया। ठीक है, लेकिन महिलाओं का जो आरक्षण रहेगा, महिला आरक्षण के लिए क्या बोला है, एक सामान्य निर्वाचन यानी 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। तो एक बार जो लॉटरी निकल गया है ना, तो एक बार जो लॉटरी निकल गया 2 सामान्य निर्वाचन के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। लेकिन अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो 5 साल के बाद महिलाओं का आरक्षण बदल जाएगा। ठीक है, पुरुषों का आरक्षण नहीं बदलेगा। एक बार कोई मेल कैंडिडेट अगर 2 नंबर वार्ड से एसटी मेल कैंडिडेट खड़ा हो गया अगर, तो वो 2 बार तक एसटी मेल ही खड़ा रहेगा वार्ड नंबर 2 से। लेकिन अगर वार्ड नंबर 2 से अगर एसटी फीमेल खड़ी है तो अगले बार वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा। 5 साल के बाद, एक सामान्य निर्वाचन के बाद 5 साल के बाद महिलाओं का आरक्षण बदल जाता है। ठीक है, लेकिन पुरुष सदस्यों का आरक्षण 2 सामान्य निर्वाचन के लिए ये अपडेटेड है, ये पहले नहीं होता था ऐसा, अब हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज भी याद रखना, महिला आरक्षण 1 सामान्य निर्वाचन और एक लॉटरी निकालने के पुरुष आरक्षण 2 सामान्य निर्वाचन। एक बार लॉटरी निकलेगा 2 सामान्य निर्वाचन के लिए फिक्स रहेगा, लेकिन महिलाओं का आरक्षण 1 सामान्य निर्वाचन यानी 5 वर्ष के बाद बदल दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत की जनसंख्या के आधार पर, अब देखो यहां पर मैं क्या बताया हूं, पंच पद के लिए आरक्षण बताया हूं, तो यहां पर किसका लिया गया है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार माना गया है। क्योंकि एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई ठो वार्ड रहेंगे, तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार माना जाएगा ना। इसकी जनसंख्या में जितने प्रतिशत एससी आरक्षण उतने प्रतिशत एससी को ग्राम पंचायत में, जितना एसटी के लिए आरक्षित, जितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी के लिए उतने प्रतिशत एसटी आरक्षण, और अगर इन दोनों से 50% से कम हुआ तो ओबीसी 25% आरक्षण। तो ये ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार माना जा रहा है ना, किसके लिए, पंच के लिए। लेकिन सरपंच के लिए किसको माना जाएगा, उससे ऊपर एक जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ठो ग्राम पंचायत आते हैं। एक ग्राम पंचायत जो है, एक जनपद पंचायत है अगर, तो उसके अंतर्गत तो कई ठो ग्राम पंचायत आएंगे ना, कई ठो, एक ग्राम, फिर एक ग्राम, फिर एक ग्राम, फिर एक ग्राम, तो बहुत सारे ग्राम पंचायत रहेंगे। तो ग्राम पंचायत में सरपंच रहेगा, इस सरपंच के लिए ये सब ग्राम पंचायत को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर सरपंच पद के लिए आरक्षण आप लोग देख रहे हैं तो उससे ऊपर की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। यहां पर पंच पद के लिए ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार माना जा रहा है, उसी तरीके से सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। यानी जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ठो ग्राम पंचायत आएंगे, अब उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की है, उतने प्रतिशत जनसंख्या एससी का आरक्षण। अब सेम है ना, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन यहां पर भी आपको लिख लेना है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, सेम है। यहां पर जनपद पंचायत में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अब यहां पर भी सरपंच पद के लिए जितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की उतने प्रतिशत आरक्षण एससी के लिए, जितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी की उतने प्रतिशत आरक्षण एसटी के लिए, और एससी और एसटी जनसंख्या अगर 50% या
50% से कम होती है तो ओबीसी के लिए 25% सीट यहां पर आरक्षित रहेंगे। सरपंच के लिए सेम है, सिर्फ पंच और सरपंच के आरक्षण में डिफरेंस सिर्फ यहां पे है कि पंच पद के लिए ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, और सरपंच पद के लिए जनपद पंचायत की जनसंख्या को आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। ये दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी का जो रिजर्वेशन है वो सेम है। आप लोग सेम टू सेम यहां पर कॉपी कर लेंगे, या तो समझ लेंगे या फिर अपने नोट्स में उसको हूबहू कॉपी कर लेना। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना भाई, यहां पर ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार मान के कंसिडर किया जाता है, पर जनपद पंचायत की। ठीक, लास्ट पॉइंट, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 ये दो ठो वार्ड है, अगर तो एक ही व्यक्ति दोनों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। दोनों वार्ड से दो ठो पंच कैसे रहेगा, दो पद एक साथ धारण नहीं कर सकता। तो एक साथ एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ये रिजर्वेशन वाला भी आया है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। तो कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये आपका हो गया, मैं आपको बताया आज ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या और ये सब बताया हूँ। अगले क्लास में आएंगे तो इससे आगे का टॉपिक हम लोग जो है वो कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। आराम से पंचायत को धीरे धीरे ही पढ़ते चलोगे तो समझ में आएगा। एक एक चीज़ को आप लोग को एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।